देखिए राजीव जी, ये सारा जो घटनाक्रम है वो बताता है कि विपक्षी एकता में कितनी ताकत होती है। ये जो विपक्षी गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन हुआ है, ये सब इसका इम्पैक्ट है। आज आप देख रहे हैं कि बाबा रामदेव जो बोलते थे डॉक्टर टर्टर और मेरा क्या उखाड़ लेगा और मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, वो बाबा रामदेव आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पड़ा और हाथ बांध के उन्हें खड़े होना पड़ा। इसके अलावा जिस ईडी के बारे में यह कहा जाता था कि किसी की बेल होने नहीं देगी, वो होने नहीं देती है, वो उसको आज संजय सिंह की बेल की करवाना पड़ी या उससे अपने आप को अलग हटाना पड़ा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और वीवीपैट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने बताया, तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि विपक्षी एकता अब एक दीवार की तरह मोदी जी के सामने खड़ी हो गई है। जो मोदी जी हैट्रिक की बात करते थे वो कहानी गढ़ के करते थे, मिथ के जरिए करते थे, नरेटिव बना के करते थे, और उसके सामने ये जो सारी सच्चाइयां अब आने लगी हैं, ये जो फैक्ट आने लगे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका असर कैसे हो रहा है। जो पत्रकार बात करने से, सवाल करने से डरते थे, वो बाबा रामदेव से किस तरह से सवाल कर रहे हैं आज। और जो बाबा के आदमी हैं वो किस तरह से उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। गोदी मीडिया के समझ में आ जाना चाहिए कि यही उसकी असली औकात है। कल को उसके साथ ये और जगह भी होगा। जब कहीं विपक्ष के किसी जलसे में होता है तो विपक्ष पे आरोप लगाने लगते हैं। ये आज बाबा रामदेव पे आरोप लगाने की इनकी स्थिति नहीं है। कोई नहीं कह सकता, न कह पा रहा है कि बाबा रामदेव और उनके आदमियों ने हमारे पत्रकारों के साथ में, हमारे कैमरामैनों के साथ में क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की किस किस तरह की कोशिश हुई है, यह हम सब ने देखा। सबसे पहले मोदी जी ने एक बिंब गढ़ा था सुदामा का कि कल को अगर कोई ऐसी पोटली लेकर आ जाएगा तो ये मेरे ऊपर भी आरोप लगा देंगे अगर मैं कुछ कहूंगा तो। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कमेंट था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें उसने कहा था कि गैर कानूनी है, उस पे मोदी जी की टिप्पणी थी। और उसके बाद फिर 600 वकीलों ने खत लिखा और मोदी जी ने उसके ऊपर कमेंट किया। लेकिन जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, आप कितने ही किसी भी संस्थान को दबा लो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके अंदर यह बात पैदा होती है और उसके समझ में आती है कि आखिर कब तक, कितना हम दबते चले जाएंगे। जैसे बाबा रामदेव के मामले में सारा डॉक्टर दब गया, सब चुप हो गए, टर्र टर्र सबको याद है ना। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हुआ तो सबकी हिम्मत बन गई। तो ये सारे की सारी जो है एक अंत की शुरुआत है। और इसमें एक बात और कहना हम चाहेंगे कि ये सब हुआ क्यों, ये विपक्षी एकता, ये सब इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान में एक आदमी निकला, 2 यात्राएं उसने की, कोई डर उसके मन में, उसके हाव भाव में कहीं नहीं दिखा, घुटने में जबरदस्त चोट, और 8-9 हजार किलोमीटर वो चल लिया। तो ये विपक्ष के जो नेता हैं, इनके अंदर भी एक हिम्मत आई, इनके अंदर भी ये बात आई कि अगर राहुल ऐसा कर सकते हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है जी। अभी आपने देखा कि जो ममता बनर्जी बंगाल में सीट देने से मना कर रही थी, वो रामलीला मैदान में अपने लोगों को यहां पहुंचाती है और कहती है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि अब कहानियां नहीं चलेंगी, अब ये चुनाव यथार्थ पे होगा। और यथार्थ ये है कि जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, वो सामने आएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल यहां दिखाई देता है। शकील अख्तर जी, देखिए आपने जो विपक्षी एकता की बात करी, गठबंधन की बात करी, तो उसकी जो धुरी है वो तो राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी की हिम्मत, राहुल गांधी की कड़ी मेहनत ही वह दिन लाई है जब ये विपक्षी एकता हो गई। आप याद कीजिए कि लोग इसको बिल्कुल अविश्वसनीय बात मान रहे थे।
हम लोग बराबर कह रहे थे, लिख रहे थे कि एक और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है विपक्षी एकता, और आज वो बन के खड़ी हो गई है। तो ये निश्चित ही रूप से इसका क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी की विश्वसनीयता को जाता है। ये जो विपक्षी नेता साथ में जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं कि वो इस बात को मानते हैं कि राहुल देश में एक विश्वसनीय नेता है। वो 20 साल संघर्ष करके आग में तप के कुंदन बन के निखरे हैं। राहुल ऐसे नहीं निखरे, राहुल के खिलाफ हजारों करोड़ रुपया बीजेपी ने खर्च किया उनकी छवि खराब करने के लिए, उनका चरित्र हनन करने के लिए, और बीजेपी ने नहीं किया, इसमें कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल रहे। आपको मालूम है कि 2019 में राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था, और उसके बाद G23 बना, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ ही था। लेकिन राहुल गांधी इन सबसे संघर्ष करते रहे, और उसका आधार जो था वो उनका कमिटमेंट था, उनका कन्विक्शन था, जनता के प्रति प्रतिबद्धता थी। और जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं वंशवाद, वो नेहरू गांधी परिवार का प्रो पीपुल एटीट्यूड, जनता के प्रति समर्पण का भाव। देखिए, इस परिवार को जनता ने हराया भी है, इंदिरा गांधी की हार, और यही जनता इस परिवार को वापस लाती है। परिवार का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं बताने के लिए कि अगर ये परिवार कांग्रेस से हट जाए तो कांग्रेस के मोदी जी जो चाहते हैं वो चाहते कितने टुकड़े कर देंगे। अगर कांग्रेस आज एक है, कांग्रेस आज लड़ रही है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो राहुल गांधी का लगातार डटे रहना है, राहुल गांधी की हिम्मत है। नहीं तो इतने नेता चले गए और भी चले जाते। और आज राजनीति में बीजेपी तो चाहती है कि राहुल गांधी खत्म हो जाए, ये परिवार खत्म हो जाए, कुछ कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं, मगर ये जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। क्योंकि इस जनता को यह बात मालूम है कि इस देश के अंदर अगर किसी ने गरीब का साथ दिया है, कमजोर का साथ दिया है, तो वो ये गांधी नेहरू परिवार ही है। नेहरू से लेके आज तक ये लोग कभी भी न डरे न पीछे हटे, और कभी भी इन्होंने गरीब से हटके अपनी राजनीति नहीं करी है। अभी आपने दिखाया कि मोदी जी क्या कह रहे थे उत्तराखंड में, मैं मोदी मोदी मोदी। वो आपको याद है, अभी एक वीडियो आया था जिसको आज राहुल ने भी रिट्वीट कर दिया है कि एक महिला कहती है कि पापा ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया, तो पापा नौकरी क्यों नहीं देते हैं, महंगाई कम क्यों नहीं करते हैं। उत्तराखंड में ये सवाल जो स्मृति ईरानी से पूछा था, वहां लोग मोदी जी से ही पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं देते हैं जी। अंकिता भंडारी को भूल गया। तो देखिए, उनका कोई इशू चल नहीं पा रहा है। हिंदू मुसलमान से वो 2 चुनाव जीते, उग्र राष्ट्रवाद से वो 2 चुनाव जीते, लेकिन अब वो हिंदू मुसलमान, उग्र राष्ट्रवाद, नफरत, विभाजन नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात करने लगे थे, वो भी नहीं चल रहा। तो अब हवाई बातें करने लगे कि ये तो ट्रेलर है, अब मैं आ जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं थकता नहीं हूं, मैं रुकता नहीं हूं। तो भैया, थकते नहीं हो, रुकते नहीं हो तो नौकरी तो दे दो। आपके रक्षा मंत्री से आप कहलवा रहे हैं कि अगर हम दोबारा आ गए, तिबारा आ गए, तो अग्निवीर स्कीम पर पुनर्विचार करेंगे। अरे आज क्यों नहीं कहते कि हम रोक रहे हैं? आज भी आप बोल सकते हो। आपके ऊपर क्या कोई आचार संहिता लागू होती है? चुनाव आयोग में दम है कि आपके ऊपर आचार संहिता लागू कर दे? और अगर कर भी दे आपके ऊपर तो आपके फायदे की चीज होगी कि देखो हमने अग्निवीर रोका और आचार संहिता की परवाह नहीं की हमने, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आप अग्निवीर रोकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप युवाओं को परमानेंट रोजगार देना नहीं चाहते। ये जो नारे लगाने वाली भीड़ है, ये जो आपके साथ घूमने वाली भीड़ है, ये खत्म हो जाएगी। देखिए, ये बात राजनीतिक इतिहास में और राजनीतिक शास्त्र में और हमेशा कही गई है कि जो तानाशाह होता है, जो व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले होते हैं, वो हमेशा बेरोजगारों की भीड़ पैदा करते हैं अपने साथ लगाए रखने के लिए। आज देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, ये तो आंकड़े सामने आ गए ना। 83% युवा बेरोजगार, युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है, और आप उसकी बात नहीं कर रहे। अभी जो भाषण आपने बताया उत्तराखंड का, उसमें कहां था रोजगार की बात?
तो देखिए, संदेश ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या यहां से जो घटनाक्रम बदल रहा है वो ये कि जनता जाग रही है। ये सब जनता के जागने से ही होता है। ये जब जनता रोजगार की बात करने लगी, महंगाई की बात करने लगी, वो कहने लगी कि मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ के आज किसी काबिल बना हूं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहे, सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए, मेरा इलाज सरकारी होता था, मेरे माँ बाप का इलाज सरकारी हुआ, मेरे बच्चों का अब क्यों नहीं हो रहा है सरकारी इलाज। तो इसी के आधार पे जो आप कह रहे थे कि ये विपक्षी एकता की इंडिया गठबंधन की, तो इसकी धुरी राहुल है और यही एक विपक्षी दीवार बन के खड़ी हो गई है। जो मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, चौथे टर्म की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी के तीसरे टर्म के बीच में ये विपक्षी एकता इस वक्त जो है एक दीवार बन के खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जितने भी हमारे अफसर हैं या बाकी जो भी हैं, वो सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम साथ देते रहे और सरकार बदल गई तो फिर हम में से कोई बचेगा नहीं। जैसे हम विपक्षी एकता की बात बहुत दिनों से कह रहे थे, इस तरह ये बात भी हमने बहुत यहां पे भी कही है, इसको बहुत लिखा भी है कि सख्त मैसेज दो, और वो राहुल ने दिया, वो दिग्विजय सिंह ने दिया कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। दिग्विजय ने कहा फांसी पे लटक जाओगे जी। जैसा कि हमने बताया था पिछली बार आपको कि 2004 से पहले सोनिया गांधी ने पहुंचाया था प्रणब मुखर्जी को एआईसीसी में कि जाओ बोल के आओ मीडिया से, और प्रणब मुखर्जी बोल के आए थे, सारा माहौल बदल गया था। तो ये जो है आदमी जो है वो इसलिए करता है कि उसे डर नहीं होता है, लेकिन जब डर पैदा हो गया, सबको मालूम पड़ गया ये बात कि जनता बदल रही है, जब जनता बदलेगी, विपक्षी एकता हो गई है, माहौल बदल रहा है, तो सबको लग रहा है कि कल को हमारा क्या होगा, हम क्यों किसी के हाथ में खेलें। तो ये जो आज जो ईवीएम की बात होती है और सारी बातें होती हैं, तो ईवीएम भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ईवीएम को जो सेट करने वाला आदमी है वो भी मना कर देगा कि मैं सेट करने नहीं जा रहा हूं, मैं जो ईवीएम बोलेगी वो सही बोलेगी। तो इसलिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है वो है राहुल का इस विपक्षी एकता का अधूरी बनना, और राहुल पे जो जनता का विश्वास है और विपक्षी नेताओं का विश्वास है, उसकी वजह से ये सारे के सारी संस्थाएं और अफसर इनको लगने लगा है कि अगर राहुल हमें चेतावनी दे रहे हैं तो हमें इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और अभी हमको अपने हाथ वापस खींच लेना चाहिए। अब हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, जो नियम कहेगा, जो कानून कहेगा, हम उसी के अनुरूप काम करेंगे, और यही अगर हो गया तो आप देखेंगे कि नतीजे कुछ और होंगे। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको भी लगता है कि अब अगर नतीजों की तरफ देखा जाए तो ये चुनाव 2019 वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव ना ही 2014 वाला चुनाव, हालांकि इस पर ये सेंटेंस मैं कई बार इसी मन से दोहरा चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया है और कल 3 तारीख कल भी कुछ नया होगा, उस लिहाज से उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सामने है, मतदान की घड़ियां नजदीक आ रही हैं,